वृद्धि और विकास का यह पार्ट 1 है। इसके तो जब भी हम बाल विकास के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो रहता है वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास ये दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। वृद्धि और विकास प्रायः ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में काम में लाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे से संबंधित व निर्भर है। व्यक्ति में दोनों का अलग अलग योगदान तय करना कठिन है, क्योंकि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्याय हैं। मतलब वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है और विकास के साथ साथ वृद्धि होती है। तो सबसे पहले हम वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो वृद्धि में हम देखते हैं वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही बात होती है। अभिवृद्धि एक कोशिकीय वृद्धि के अर्थ में प्रयोग करते हुए मनोवैज्ञानिक फ्रैंक का कहना है कि शरीर व व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे वृद्धि मतलब बच्चे के शरीर की लंबाई, इसके बाद मोटाई, आकार आदि में परिवर्तन वृद्धि कहलाएगा। और जो उसकी मानसिक स्थिति है, उसके सोचने समझने की शक्ति, वो विकास कहलाएगा। तो अभिवृद्धि के बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो फ्रैंक ने कहा है शरीर व व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। इसके बाद सोरेनसन के अनुसार सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। तो दोनों के तर्क एक दूसरे से संबंधित हैं। फ्रैंक ने भी किसके बारे में, शरीर और व्यवहार में परिवर्तन के बारे में कहा है, और सोरेनसन ने क्या कहा है, सामान्य रूप से अभिवृद्धि का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के परिवर्तन को ही वृद्धि कहते हैं। तो हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वृद्धि का अर्थ है बालक के शरीर के आकार, लंबाई, मोटाई, वजन आदि में परिवर्तन को हम वृद्धि कहेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आया होगा। तो किसी को कोई परेशानी तो होगी नहीं। चलिए नेक्स्ट विकास पढ़ेंगे। विकास का अर्थ बालक के कद या भार में परिवर्तन होने से नहीं है। विकास और वृद्धि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन दोनों में ही अंतर है। तो वृद्धि का अर्थ होता है भार और आकार में परिवर्तन, लेकिन विकास का अर्थ भार, कद या आकार में परिवर्तन नहीं होता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है जो बालक को सने सने परिपक्वता की ओर बढ़ाता है। तो यदि जैसे जैसे बालक का विकास होता जाएगा, बालक अधिक परिपक्व होता जाएगा। जैसे जैसे बालक का विकास होता जाता है, बालक में परिपक्वता बढ़ती जाती है, इसमें प्रगति निहित होती है। अतः निश्चित परिवर्तनशील प्रगति को ही विकास माना जाता है। मतलब विकास, जैसे कोई बालक, आपने देखा होगा छोटे बच्चों में, यदि उसके पास कोई सामान है और हम ले लें तो रोने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद जब वह बड़ा होता है तो उससे सामान ले लो तो वो रोता है, लेकिन उसे समझाने पे मान भी जाता है। चलो अच्छा दूसरा उदाहरण लेते हैं। यदि मेरे पास 2 समान आकार की चॉकलेट है, ठीक है, एक चॉकलेट मैंने गोल कर दी, लॉलीपॉप टाइप की गोल बना दी, और दूसरी को मैंने लंबा कर दिया, ठीक है। उस एक 2 या 3 साल के बच्चे को मैंने दोनों
चॉकलेट अपने उसके सामने देखेगी, ठीक है, तो बच्चा कौन सी चॉकलेट पहले उठाएगा? जो बड़ी दिखेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता कि दोनों एक ही आकार की हैं और मतलब एक समान है। वह सिर्फ छोटे बड़े में अंतर कर पाता है, 2 या 3 साल का बच्चा, ठीक है। लेकिन यदि वही दोनों चॉकलेट हम आपको दें या 8 से 10 साल के बच्चे को दें या बड़े को दें, तो वह कहेगा कोई सी भी दे दो, क्योंकि वह समझ पाया कि दोनों एक ही आकार की हैं। लेकिन छोटा बच्चा नहीं समझ पाया क्योंकि उसका अभी इतना विकास नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम कहेंगे जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है वैसे वैसे बच्चे में परिपक्वता बढ़ती जाती है। तो विकास के बारे में श्री हरलॉक के अनुसार विकास की परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है विकास की सीमा अभिवृद्धि ही सीमित नहीं है, अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु पूर्णावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। मतलब जो विकास है वह निश्चित समय तक सीमित नहीं है, यह जो विकास है वह जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। मतलब इससे हम कह सकते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, यह एक निश्चित क्रम में चलता रहता है, प्रगतिशील रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे जैसे वह बच्चे का विकास होता है वह नए अनुभव लेता है, वह सीखता जाता है, उसके दिमाग में नई नई आवश्यकताएं आविष्कार होते हैं, जिससे वह अपने परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इसके बाद मुनरो का कथन है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि विकास गर्भ से लेके कब्र तक विकास होता है बालक का। मतलब जब बालक भ्रूणावस्था में रहता है, गर्भ में रहता है, तब से बच्चे का विकास होना प्रारंभ हो जाता है और ये अंत तक चलता है विकास, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। तो ये वृद्धि और जो विकास है ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बाल विकास के लिए। तो वृद्धि और विकास समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि विकास में अंतर। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि शब्द परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए बालक के बड़े होने के साथ साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई व भार में होने वाला परिवर्तन। मैंने बताया कि वृद्धि का मतलब क्या होता है, उसके आकार मतलब भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं एक हिसाब से हम, कि बच्चे के शरीर के भौतिक परिवर्तनों को हम वृद्धि कहेंगे। और विकास मतलब उसके जो कार्य कुशलता है, कार्य करने की क्षमता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन को हम विकास कहेंगे। तो वृद्धि शब्द परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि हम बालक के शरीर की लंबाई को माप सकते हैं, मतलब जिस भी उसकी विशेषता है उसको माप सकते हैं, तो हम उसे वृद्धि कहेंगे। जैसे बालक की लंबाई माप सकते हैं, उसकी मोटाई माप सकते हैं, उसकी ऊंचाई माप सकते हैं, उसका आकार हम बता सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगी। विकास, विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। क्या हम बच्चे के जो दिमाग है मतलब मानसिक प्रक्रियाओं को माप सकते हैं? क्या उसमें कितना दिमाग है, कितना वह कार्य क्षमता उसकी कितनी है, कार्य कुशलता कितनी है, क्या वह यह काम कितने अच्छे से कर सकता है, ये हम नहीं कह सकते। तो ये जो भी गुणात्मक परिवर्तन है उसको हम विकास कहेंगे, और जो परिमाणात्मक परिवर्तन है उसे हम वृद्धि कहेंगे। वृद्धि शब्द सीमित अभिप्राय के लिए हुआ है, मतलब जो वृद्धि है वो सीमित क्षेत्र घेरे हुए है। संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में वृद्धि एक सिर्फ चरण है, विकास की प्रक्रिया का चरण है वृद्धि, ठीक है। तो और विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि मात्र इसका एक भाग है, एक व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है वृद्धि, लेकिन विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती, बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा बालक की लंबाई सिर्फ 18 से 20 साल तक बढ़ती है, मतलब जो भी लंबाई है उसकी आकार है वो मतलब स्थिर नहीं रहता, मतलब स्थिर नहीं रहता, सिर्फ एक समय तक ही बढ़ता है, उसके बाद वह रुक जाता है। लेकिन विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त ना होकर जीवन पर्यंत चलती है। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो यह जन्म से लेके
मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। फोर्थ पॉइंट है वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन सामान्यतः स्पष्ट दिखाई देते हैं, इन्हें भली भांति मापा भी जा सकता है। जैसे यदि किसी बालक की लंबाई बढ़ रही है तो उसे हम देख सकते हैं कि हाँ इसकी लंबाई बढ़ रही है, या देख सकते हैं ये मोटा हो रहा है, उसकी मोटाई बढ़ रही है। लेकिन क्या हम यह देख के पता नहीं लगा सकते कि उसके मानसिक विकास हो रहा है क्या नहीं? वह हम कैसे पता करते हैं? उसके व्यवहार में परिवर्तन के से हम उसके विकास के बारे में जान सकते हैं। तो हम फोर्थ पॉइंट के वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन सामान्यतः स्पष्ट दिखाई देते हैं, इन्हें भली भांति मापा जा सकता है। लेकिन विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को प्रत्यक्षता मापना कठिन है, इन्हें केवल अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे व्यवहार के निरीक्षण आदि के द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विकास के सिद्धांत। तो अन्य वैज्ञानिकों ने अलग अलग विकास के सिद्धांत दिए हैं। पहला विकास के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर में विकास सिर से पैर की ओर होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इस विकास को मस्तिष्कोमुखी कहा गया है। इसमें पहले शिशु का सिर, फिर धड़ व इसके बाद पैरों का विकास होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, देखा होगा कि सबसे पहले उसका सिर सबसे बड़ा दिखाई देता है और धड़ सीमित आकार का रहता है। तो विकास की दिशा के सिद्धांत में बच्चे के विकास का क्रम है। सबसे पहले उसका सिर बड़ा होगा, इसके बाद उसका पैर का विकास धड़ का विकास होगा और इसके बाद उसके पैरों का विकास होता है। तो ये हमारा पहला सिद्धांत था। सेकंड है निरंतर विकास का सिद्धांत। तो स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे, तो उनके अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। विकास एक समान गति से नहीं होता बल्कि अविराम गति से निरंतर चलता रहता है। विकास की गति कभी तेज कभी धीमी रहती है। तो स्किनर ने क्या कहा कि यह एक क्रम में नहीं चलता। मतलब जैसे ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो जरूरी नहीं है दोनों का एक समान विकास हो सकता है कोई दुबला है तो कोई मोटा हो, किसी की लंबाई कम है तो किसी की लंबाई ज़्यादा हो। तो हम यह नहीं कह सकते कि अब विकास एक समान गति से होता है। मतलब विकास एक समान गति से नहीं होता और विकास की गति कभी तेज तो कभी धीमी रहती है। ये मत स्किनर के थे। इसके बाद तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है विकास क्रम का सिद्धांत। तो विकास क्रम के सिद्धांत के अनुसार विकास एक निश्चित व व्यवस्थित क्रम से होता है। स्किनर ने क्या कहा कि यह किसी क्रम से नहीं होता और विकास क्रम के सिद्धांत में कहा गया है कि विकास एक निश्चित व व्यवस्थित क्रम से होता है। बालक का गति संबंधी व भाषा संबंधी विकास एक क्रम में होता है। इन्होंने किस बात पे फोकस किया है? गति संबंधी और भाषा संबंधी विकास पर। जैसे तीसरे माह में गले से एक विशेष प्रकार की आवाज निकालना, छठे माह से खिलखिलाकर हंसना, सातवें माह में वह पा, बा, माँ व दा आदि शब्दों को बोलने का प्रयत्न करता है। ये किसके अंतर्गत आता है? विकास क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे हम विकास की गति में व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैज्ञानिक अध्ययन यह सिद्ध करते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। मतलब अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों में अलग अलग तरीके से विकास होगा। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है। मतलब बच्चे को जैसा वातावरण मिलेगा वैसा उसका सामाजिक विकास होगा, उसका जैसा वातावरण में रहेगा वो वैसा उसका मानसिक विकास होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तिक विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है। उसे वह जैसे वातावरण में, जैसे माहौल में रहेगा वैसे बालक का विकास होगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष के विकास में परस्पर संबंध होता है। शारीरिक विकास के साथ ही साथ उसकी रुचि, ध्यान और व्यवहार में भी परिवर्तन होता जाता है। शारीरिक विकास बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। मतलब शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होगा उसका बौद्धिक विकास भी होगा। अच्छा, बौद्धिक विकास से मतलब है उसकी बुद्धि का विकास। यदि वह स्वस्थ रहेगा, हष्ट पुष्ट, अच्छा शरीर, शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसका बौद्धिक विकास भी अच्छा होगा। यदि वह कमजोर है, बीमार रहेगा बालक, या उसका शारीरिक विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ है तो उसकी बौद्धिक क्षमता में भी कमी आ सकती है।
यह परस्पर संबंध का सिद्धांत है जिसमें शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास एक दूसरे से संबंधित है। इसके बाद छठवां जो सिद्धांत है यह है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान एक ही है, अर्थात उनके विकास में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। हरलॉक ने इस सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मतलब वह जिस जाति का है उसी जाति के अनुसार उसका विकास होगा, पशु हो चाहे बालक हो। इसके बाद विकास के आधार। तो विकास के आधार, जब भी अभिवृद्धि हमने पढ़ी, अभिवृद्धि में क्या होता है, बालक के भौतिक परिवर्तनों को मापा जा सकता है। मतलब जो भी बालक के भौतिक परिवर्तन है उनको अभिवृद्धि के अंतर्गत कहेंगे हम, उसे अभिवृद्धि कहलाती है वह। और विकास जो उसके भौतिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक परिवर्तन, उसमें परिपक्वता के गुण में बढ़ोतरी होना, यह सब विकास के अंतर्गत आएंगे। तो विकास के दो आधार बताए गए, एक वंशानुक्रम और एक वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण बालक पर दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। मतलब बालक जिस वंश में पैदा हुआ है वह उस हिसाब से कार्य करेगा, जैसा वह वातावरण देखेगा वह उस हिसाब से कार्य करेगा।